हाँ, क्या पढ़ा था लास्ट टर्न पे? वीक फोर्सेस। और कुछ होमवर्क दिया था क्या? करके लाए हो क्या? करके लाए हो क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बिगनर बॉक्स 6 दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिस्कशन भी बचा है क्या? है? चलो तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। है? हो गया था? अरे नहीं हुआ तो देख लो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देख लो। क्या एक्सरसाइज 3 क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 79। 79 80। यस सर। क्या 81 80? कौन सा 80 में क्या डाउट आया? कौन से ऑप्शन में डाउट आया? क्या? बहुत ही बढ़िया बात है तो। 81 82 83 84 85 86। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड इस फॉर्म, अभी पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका कोई लेना देना नहीं है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। है? किसका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है अनइक्वल शेयरिंग से, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, दूसरे का कुछ भी नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है अनइक्वल शेयरिंग। तो इक्वल से तो बनता है कोवलेंट, अनइक्वल से बनता है कोऑर्डिनेट। 83 में आंसर आ जाएगा 1। SO3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे अपन ने, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये क्लास में ही करवा दिए थे मैंने, और बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो केवल ये 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आएंगे। 87 है फर्स्ट ऑप्शन। कॉपी पढ़ता है तू? देखना वहां पे स्ट्रक्चर बनाया था एक मैंने, SO4-2 का। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर? 2। SO3 का भी बनवाया था, उसमें भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ओजोन का भी बनवाया था, उसमें 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। एग्जाम में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है?
मॉडर्न 88 और 89। चलो एमओटी के डिस्कस करते हैं। और पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 106। 7 8 9 10। कौन सा 10 वाला डी ऑप्शन। हंड्रेड एंड 10 में कौन सा वाला B2। तो B2 तो बॉस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन साथ में 111 12 13 पहला ही आंसर है इसका। तो फोर्टीन 15 when two atomic orbital combine then two molecular orbitals are formed। क्या 14 में डाउट है। डायामैग्नेटिक पूछा है इसने, तो डायामैग्नेटिक पूछा है तो फर्स्ट में तो ओड इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में भी ओड इलेक्ट्रॉन है, और से थर्ड वाला ऑप्शन बोस है ना, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना। सेकंड तो डायामैग्नेटिक होगा ना यार। सेकंड में तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन है। क्या हाँ 16 17 16 किसको डाउट आया। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए कितने कितने आए। अब काउंट कर रहा है। तेरा किस में आए, एनो में। अच्छा बाबा भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गलत काउंट करेगा तो बाबा भाभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाएगा आंसर। 17 18 19 20 21 22 23 है। कौन सा किसको आया डाउट। कितने अनपेड बोले हैं इसने, 1 अनपेड। O2 में कितने होते हैं, O2 में खड़ा हो, या तो हंस ले या डाउट पूछ ले। खड़ा हो पहले। O2 में कितने, खड़ा तो हो। O2 में कितने होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड नहीं समझ रहा, मतलब हिंदी तो मतलब वो प्योर इंग्लिश वाला तो नहीं है ना सिस्टम। अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 में कितने होंगे, है 1 होगा। यार मैं इतना पढ़ा के जाता हूँ फिर उसका मतलब ही क्या निकलता है रे यार। इतना पढ़ा के जाता हूँ उसका मतलब ही क्या निकलता है, कम से कम 4-5 बार 6 बार तो रिपीट करा होगा। बोस बोस बोस, हुकुम का एक का भी गाना भी गा दिया था मैंने तो यार उसके चक्कर में।
कितने अनपेड होते हैं? 2 होते हैं। और Cn माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो कितने अनपेड होंगे? पैरा होगा, डाया होगा 14 वाला? डाया होगा। और ये CO वाला कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये भी डाया होगा। फिर आंसर क्या आया? 21, 22, 23, 24, 25। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जिनकी एनर्जी किनकी होती है? पाई 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तुम कॉपी पढ़ते हो क्या रे करने से पहले? पढ़ते हैं? 26 तो मैंने क्लास में करवा दिए तेरे एग्जाम्पल यार। क्या नहीं समझ में आया है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बनाओ, करो, चलो। जिसको नहीं आया समझ में करो एक बार। चारों का स्ट्रक्चर बनाओ, चारों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। चारों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। 122 क्वेश्चन में मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी पूछा है और मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही होता है। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है इसके अंदर। ट्रिपल वन के अंदर NO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15, NO माइनस में होंगे 16 और NO प्लस में होंगे 14। तो 14, 15, 16 का कॉम्बिनेशन है। 14 वाले का 3 होगा, 15 वाले का 2.5 और 16 का 2 होगा। इसका अपोजिट बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, इसका अपोजिट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। हाँ, आया क्या कुछ आंसर? कितना आया बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर? कॉपी देना 1 मिनट। देख, ClO2 माइनस करवा रखा है, ClO3 माइनस करवा रखा है। एक दो एग्जाम्पल तो ऐसे रख दो जो भाई घर से कर लो यार। नहीं तो फिर पता चला सारे ही करवा रखे तो फिर होमवर्क में क्या करोगे? तो क्लास में आता है रोज? कहाँ बैठता है? पीछे कहाँ? 7वीं बेंच, यानी 1 2 3 4 5 6 7। आज कैसे आगे आ गया? आज जल्दी आ गया। पीछे बैठता तो सही रहता था ना यार, हम समझ में तो पूरा आता था। आगे तो समझ में भी नहीं आता, तभी तो डाउट आ गया आज इतने सारे। अब क्या बताओ यार, ये क्वेश्चन तो करवा ही रखा है मैंने, कॉपी में ही करवा रखा है। रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसने वीकेस्ट पूछा है क्या? ClO माइनस में एक ही सिंगल ही बॉन्ड है। O2 O3 वाले करवा रखे हैं, एक O4 वाला छोड़ा था। मैंने कहा कुछ तो घर जाके भी करना ही पड़ेगा। हाँ, ClO माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये Cl है और ये O माइनस है। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ClO4 माइनस भी देख ही लो यार, क्यों परेशान होना है फिर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 3/4 इक्वल टू 7/4, यानी 1.75। ठीक है।
और वो दोनों एग्जाम्पल कॉपी में हो रखे हैं, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इससे पूछा है वीकेस्ट, तो आपको सबसे कम देखना है। 27, 28, 29, कौन सा? 128। मैं पढ़ाना ही छोड़ देता हूँ भाई यार। देख उसमें, देख कॉपी में तो देख, नहीं मिला कॉपी में। अबे ये नहीं समझ में आया तेरे को यार, 1 + पाई अपॉन सिग्मा करते हुए आ रहे हैं अपन। ये SO4 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था ना, तो कैसे किया था अपन ने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 पाई, और तो 1 + 2/4 कितना हुआ ये? 6/4 यानी 1.5। और एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? SO4 -2 है तो ये इसके ऊपर -2 है, और ये -2/4 यानी -0.5। ये दोनों ही तो कर रखे हैं नोटबुक में। इस प्रकार के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तूने क्या समझा पहले ये बता। हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी समझ लिया तब भी आंसर तो उससे भी आएगा इसे। चलो 29, 30, 30 में इसने बोला है द बॉन्ड लेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉन्डेड एटम की, आइसोलेटेड एटम की? आइसोलेटेड एटम की। और आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, तो आइसोलेटेड एटम को बॉन्ड लेंथ से कुछ लेना देना है क्या? और नहीं है तो काम खत्म हो गया ना। रेजोनेंस, अरे कल बताया ना, रेजोनेंस से तो फर्क नहीं पड़ता रेजोनेंस से। अबे तो एक जैसा लेंथ किसकी वजह से हुआ है? तो फर्क पड़ा नहीं पड़ा? 31, 32, 33, 34 और 35, नो डाउट। खाली ये देख लो कि लगभग सभी क्वेश्चन हो रखे हैं। एक यही 126 वाले में 2 ऑप्शन छोड़े थे, ये दो ही तो छोड़े थे। चलो स्टार्ट करते हैं। वीक फोर्सेस, हाँ वही तो हो गया, बॉस ही तो हो गया। अच्छा बिगनर बॉक्स बच गया। बिगनर बॉक्स बच गया तो बिगनर बॉक्स भी देख लेते हैं। चलो फटाफट से पेज नंबर 81, 80 और 81। 80 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2। अरे आगे क्यों बैठा रहे यार? If the Z axis is taken internuclear axis, then which of the following combination of atomic orbital is a non-bonding combination, यानी कहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा? तो ये VBT वाला पार्ट है। S+P y एक्सिस से Z, कौन सा? पैरेलल परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा, वेरी गुड। है या बनेगा तो दोनों से एक ही ना, या तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा। अब तूने पहले पाई बोल दिया, पहले सिग्मा बोल दिया, पाई बोल रहा है, ऐसे किससे काम चलेगा यार? सेकंड वाले में बता क्या बनेगा, तो सेकंड वाले में बता फाइनली। S+Px और एक्सी से जेड, लिख के देख ले आराम से।
पाई बनेगा ना, सिग्मा बनेगा पाई। एक्चुअली ये पार्ट इसका है ही नहीं, ये पार्ट ही वीबीटी का है, वीबीटी का है। चलो 3 4 5 6 7 8, चलो आगे बढ़ते हैं। किसका? हाँ तो अभी तो कर, स्टार्ट तो करने दे। क्या परेशानी है तेरे को? चलो अब बातें बिल्कुल भी मत करना, ये वाला पार्ट बहुत टफ पार्ट है। लास्ट टाइम पे अपन ने वीक फोर्सेस पढ़ा था, वीक फोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेकंड था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो वॉन्डरवॉल था उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा यहां पर एक बात लिख लेना, वीक फोर्सेस जहां पर अपन ने हेडिंग लिखा था उसी के बगल में लिख लेना मोलिकुलर फोर्सेस या मोलिकुलर अट्रैक्शन। ये समझाता हूं क्या होता है। जहां पे हेडिंग लिखा था ना वीक फोर्सेस, उसी के बगल में एक और टर्म लिख लेना मोलिकुलर फोर्सेस, स्लैश में नहीं ब्रैकेट में, मोलिकुलर फोर्सेस। देखना इधर ध्यान से, जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पे तुम्हें बताया था कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मतलब क्या होगा। डाइपोल का मतलब होगा पोलर और दूसरे डाइपोल का मतलब भी क्या होगा, पोलर। यानी पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन। अब पोलर पोलर के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा HCl, ठीक है, हाइड्रोजन की EN होती है 2.1 और क्लोरीन की EN होती है 3। ये जो HCl है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अपने को पोलर नॉन पोलर बताना है तो किससे बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। यहां पर डिफरेंस 0 के इक्वल है क्या, तो किसके ऊपर प्लस किसके ऊपर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, यही होगा। अब ये HCl का पूरा एक मॉलिक्यूल है, HCl का पूरा ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर भी EN 2.1 है, 3 है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये भी कैसा है, पोलर, ये भी कैसा है, पोलर। ये भी HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये भी HCl का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और इस टाइप का जो अट्रैक्शन होता है वीक फोर्सेस वाला, वो अट्रैक्शन लगता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। किसके बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा HCl, अब आपसे पूछा जाए H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, कोवलेंट। अब H और Cl के बीच में कोवलेंट है और मैंने बोला आपको कि HCl HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन। कौन सा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है ये किनके बीच में लगता है, ये लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोला जाता है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। देखो किस तरीके से लगता है, यहां पर इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है और इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है। तो आपको मालूम है इस क्लोरीन के पास में बहुत सारे लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना। क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज हुआ उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा तो इस तरीके से HCl दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन हो जाएंगे तो यहां पर एक HCl का मॉलिक्यूल
दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हुए जाएंगे और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो इस वजह से इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और पोलर के बीच में लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बात आई समझ में? कोई डाउट? एक और पॉइंट, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा PCl3, ठीक है, दूसरा मैंने लिखा NH3। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, तो कैसे देखेंगे अपन? हमें यहां पर देखने होगा कि पोलर है या नॉन पोलर है। कोई सा भी अपन टॉपिक पढ़े, इसमें डाइपोल डाइपोल पढ़े, चाहे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पढ़े, कोई सा भी पढ़े, आपको दो मॉलिक्यूल दिए हुए होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन है। तो दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से आपको देखना होगा कि पोलर है या नॉन पोलर है। ये PCl3 पोलर होगा या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? कैसे है? हाँ, sp3 में 1 लोन पेयर, और sp3 में 1 लोन पेयर तो कैसा होगा? पोलर। भाई डाइएटोमिक मॉलिक्यूल था तो हमने ईएन के डिफरेंस से देख लिया था, और अगर पॉली एटॉमिक होगा तो हम कैसे देखते हैं? डाइपोल मोमेंट से। और हाइब्रिडाइजेशन चेक करके, लोन पेयर चेक करके बताते हैं कि पोलर होगा या नॉन पोलर। तो sp3 और 1 लोन पेयर कैसा? पोलर। NH3 की बात करें तो sp3 1 लोन पेयर, तो ये भी कैसा? और जब पहले वाला भी पोलर है, सेकंड वाला भी पोलर है, तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा लगेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और इसका दूसरा नाम होगा क्या? कीज़ोम फोर्स। बात आई समझ में? तो अगर डाई एटॉमिक दिया हुआ होगा तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ईएन के डिफरेंस पर। अगर पॉली एटॉमिक दिया हुआ होगा तो आप उस प्रोसेस से डाइपोल मोमेंट देखोगे कि पोलर होगा या नॉन पोलर। ठीक है, एक और पॉइंट पे आते हैं, इधर देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा HCl और इधर भी है HCl, ठीक है, इधर मैंने लिखा HBr और इधर है HCl, इधर मैंने लिखा HI और इधर है HCl। HCl भी पोलर होगा क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, राइट। HBr पोलर होगा क्या? पोलर ही होगा क्योंकि इसका Br का 2.8 होता है, इसका 2.1 होता है ना। और HI 2.1 2.5, तो ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर होगा, तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे। ये हाइड्रोजन है छोटा सा, इसके बगल में क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक है। HBr पे आते हैं तो हाइड्रोजन छोटा सा, Br क्लोरीन से भी बड़ा होगा, और क्लोरीन से भी बड़ा होगा, तो हमने ये बना दिया Br और यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन। और अगर HI पे आते हैं तो H तो वैसा ही होगा और I और बड़ा होगा, और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस H प्लस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी जैसे मान लो अपन ने MOT पढ़ा था तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कंबाइन हो रहे थे तो बॉन्ड बन रहा था, मतलब जो बॉन्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनकी वजह से ही बनता है। यहां पे भी बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, और यही अट्रैक्शन को बोला जाता है कॉमनली वॉन डेर वाल अट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों में H प्लस सब जगह प्रेजेंट है। अब इस H प्लस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना। कहां पर इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्यों? हाँ, एग्जैक्टली कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में है, यहां पर न्यूक्लियस से थोड़ा, और यहां पर सबसे दूर है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो लूजली बॉन्डेड होगा, और लूजली बॉन्डेड होगा तो ये जो H प्लस होगा ये फटाफट से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्योंकि इसका काम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, और ये H प्लस फटाफट से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा,
तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इन तीनों में देख के बताओ कि तीनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर Cl था, यहां पर Br था, यहां पर I था। I के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड थे, इस वजह से उस H ने फटाफट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया और खींच लिया। तो बॉन्ड वीक बना या स्ट्रॉन्ग, वीक बना या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके साइड में जाएंगे उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और बनेगा तो अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा, अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहां पे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन या वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बात आई समझ में, कोई डाउट इसमें? श्योर। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, पोलर पोलर। अगर डाइएटॉमिक है तो कैसे देखेंगे, En के डिफरेंस पे, पॉली एटॉमिक है तो हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर से, ठीक है। अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा। चलो यहां तक लिखो। कॉर्नर्स के जो हाइड्रोजन होंगे वो भी आगे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है ये दो ही मॉलिक्यूल के बीच में है। इधर वाला किसी दूसरे Cl से कनेक्ट हो जाएगा और इधर वाला भी किसी दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए डाइपोल मोमेंट से देखते हैं ना, पोलर नॉन पोलर। और डाइएटॉमिक के लिए डिफरेंस ऑफ Ens है। क्या बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली तो वीक फोर्स है ना, ये तो इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज्यादा होगी ना, क्या कहना चाह रहा है। इनकी आपस में, हाँ
इस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है क्या तू? अरे तो ये तो वीक फोर्स है ना, वैसे भी बहुत ही वीक है ना ये तो बहुत ही वीक है, तो बॉन्ड लेंथ की कौन बात करेगा इसमें? इसमें तो कोई पूछेगा भी नहीं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कम होगी। है? अभी आ जाएगा समझ में, रुक जा। नेक्स्ट भी कुछ ऐसा सही है। चलो लिख लिया। 5 मिनट हो गए मेरे को। 5 मिनट में मैंने इतना बड़ा तो कुछ लिखा ही नहीं कि 5 मिनट तक इसको ही लेके बैठे रहे। ये छोड़ दिया है मैंने, इसको देख लेना। चलो सेकंड टाइप का कौन सा था? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल था, तो सेकंड नंबर अपन यहां पे लिखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किन किन के बीच में होगा? पोलर और नॉन पोलर के बीच में। पोलर और नॉन पोलर के बीच में। चलो देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में कैसा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा HCl। क्या लिखा? HCl। और इधर मैंने लिखा जैसे मान लो आर्गन है। क्या है? आर्गन। अब HCl है तो HCl के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा होता है? पोलर। पोलर होता है तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा प्लस, और इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं ClH। इसके ऊपर तो होगा प्लस, इसके ऊपर होगा माइनस। ठीक है। अब ये जो आर्गन लिखा हुआ है, इस आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पक्का? इस आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये ClH तो हो गया पोलर, और आर्गन कैसा हो गया? नॉन पोलर। और आर्गन तो नॉन पोलर हो गया और ClH पोलर हो गया, तो यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ClH के अंदर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और आर्गन कैसा था? नॉन पोलर। ठीक है। अब नॉन पोलर था तो इसके अंदर कैसे डाइपोल इंड्यूस हुआ? नॉन पोलर था तो आर्गन ऐसा का ऐसा ही बैठा हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बैठा हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं है, नहीं है। अब जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आएगा, तो HCl का हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है, और प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ये जो H प्लस है, H पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? इस आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो आर्गन के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे? किस साइड शिफ्ट होंगे? H की साइड। और H की साइड शिफ्ट होंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन H की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो H की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब H की तरफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट होंगे। मान लो पहले तो सब इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे। कैसे थे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे तो अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होना शुरू हो गए? H की साइड। और H की साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, तो इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं आर्गन के, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे।
पहले तो सब कैसे थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जैसे ही हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आया तो हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट और कर लिया, तो मतलब हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए ना। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया मतलब हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो मतलब हाइड्रोजन की साइड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, माइनस। और पीछे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। पीछे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, और पीछे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल को देख के इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ, डाइपोल। पहले तो अपनी धुन में मस्त था, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब जैसे ही H प्लस के कांटेक्ट में आया तो H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया और अट्रैक्ट कर लिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड हुई, और H प्लस की साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। किधर से कमी हुई, पीछे की साइड से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पीछे की साइड क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो पहले तो कैसा था, नॉन पोलर, लेकिन इसको देख के कैसा हो गया, पोलर। तो इसको बोला जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आई बात समझ में, पक्का, कोई डाउट, श्योर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा PCl3, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा Cl2। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है इसलिए, फिर PCl3 कैसा होगा, क्यों, sp3 और 1 लोन पेयर, sp3 और 1 लोन पेयर तो पोलर, और Cl2 क्यों, En का डिफरेंस कैसा है दोनों के बीच में, 0। तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। और नॉन पोलर हो गया तो यहां पर जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे डी बाई अट्रैक्शन। डी बाई बोलो या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले पे आते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो इधर Cl की En ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, शिफ्टिंग, तो जिधर इलेक्ट्रॉन बढ़े उधर नेगेटिव, बैक साइड पे पॉजिटिव। हाँ, इसके पास में आने के बाद में ये फिनोमिना होगा। अगर नॉर्मली आर्गन रखा हुआ है तो रखा हुआ है, कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे इसके पास में आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से ही तो क्या आता है, प्लस माइनस चार्ज आता है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से ही तो क्या आया, प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से प्लस माइनस। लास्ट वाला होता है थर्ड, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल, और ये जो इंड्यूस डाइपोल होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, किसके बीच में लगता है, नॉन पोलर के बीच में। जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, तुमने ड्राई आइस का नाम सुना होगा। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2, अब सॉलिड CO2 होता है तो सॉलिड CO2 से मतलब क्या होता है कि वैसे तो CO2 गैस होता है। अब सॉलिड फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब कंप्रेस कर देंगे, हाई प्रेशर लगा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, है ना। दूसरी बात कि अगर वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होगा, बिना अट्रैक्शन के कैसे कन्वर्ट होगा। और अट्रैक्शन होगा तो किस टाइप का अट्रैक्शन होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है ड्राई आइस को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा CO2, ठीक है। CO2 पोलर होता है या नॉन पोलर, नॉन पोलर होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर 0 है, तो कैसा होगा, नॉन पोलर। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको CO2 को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। एक एटम या एक मॉलिक्यूल कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, यह बात फैक्ट है। क्योंकि आप ये मानो कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 44 ग्राम, है ना। 44 ग्राम के अंदर होते हैं 1 मोल के बराबर मॉलिक्यूल होते, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा,
बहुत ही इसका मतलब अगर सॉलिड बनाना है तो मतलब कम से कम 0.0001 ग्राम का तो बनाओगे या 0.01 ग्राम का तो बनाओगे, और बनाओगे तो इसका मतलब उसके अंदर ही कितने हो जाएंगे, लगभग ये मान के चलो कि 10⁻20 के आसपास या 18 के आसपास मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स होंगे तो अगर आपको सॉलिड बनाना है तो सॉलिड के अंदर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। तो अगर CO2 से हम ड्राई आइस बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे, और इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होंगे तभी ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, CO2 सॉलिड के अंदर। और CO2 सॉलिड को बोलेंगे क्या, ड्राई आइस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राई आइस का फॉर्मेशन होता है तो ड्राई आइस के फॉर्मेशन में CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, तो CO2 is a molecule and which type, नॉन पोलर, नॉन पोलर। और ऐसे सभी मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसको बोलेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आर्गन है, दूसरा आर्गन है। आर्गन क्या है, इनर्ट गैस, ये आर्गन भी क्या है, इनर्ट गैस। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, और दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी कैसा है, नॉन पोलर, ये भी कैसा है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर के बीच में कौन सा, LDF। बात आई समझ में, पक्का। तो ये तीनों लिखो, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। वहां पे अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का, तीनों में से कौन से टाइप का अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। और ये ड्राई आइस वाला जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या, हाँ ये अभी बताऊंगा मैं स्ट्रेंथ। हाँ नहीं, डिफरेंट में भी लग सकता है, बट दोनों नॉन पोलर होने चाहिए। इसका फिनोमिना बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो क्या होता है कि मेनली गैसेस वगैरह में ये लगता है, और गैसेस वगैरह में लगता है तो गैसेस को अपन कंप्रेस करते हैं ना, कंप्रेस कर रहे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे तो ये क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग होती है, हल्की सी शिफ्टिंग होती है इसकी न्यूक्लियस की। तो जैसे मान लो अभी तो बिल्कुल सेंटर में है, हल्का सा न्यूक्लियस इस साइड बहुत थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, तो इस साइड शिफ्ट हुआ तो न्यूक्लियस की वजह से इधर तो आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस। तो ऐसा इंड्यूस होता है इसके अंदर, टकराते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में, गैसेस मॉलिक्यूल टकराते हैं, तो टकराते हैं तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो हल्की सी शिफ्टिंग होती है, बिल्कुल। नहीं तो अगर CO2 की बात करें तो अपने रूम में भी CO2 है, कौन सी अट्रैक्टेड है वो, हाँ आर्गन पर जो चार्ज बना है वो पार्शियल चार्ज है। क्लास में तो वैसे गर्मी लगती है यार, ये तुम्हें पता नहीं जाने कैसे तुम जर्सियां पहन पहन के बैठे रहते हो। क्या क्या, इसमें क्या होता है कि जैसे एक गैस का एटम है, दूसरा गैस का एटम है, समझ लेना सब, मेनली सबसे वीक फोर्स होता है ये, ठीक है, वो अभी अपन उस पे आते हैं आगे। सबसे वीक फोर्स होता है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। अब ये कैसे होता है कि ये मेनली जो फोर्स मिलता है ये गैसेस के अंदर मिलता है, किसके अंदर मिलता है,
अब गैसेस के अंदर मिलता है तो गैसेस के एटम्स एक दूसरे के साथ में कोलिजन करते ही रहते हैं, हमेशा उनके बीच में कोलिजन होती ही रहती है। अब जैसे आपने क्या करा, गैस को कंप्रेस किया, ठीक है, गैस को कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने पर जाहिर सी बात है आप उन एटम्स को कहां ला रहे हो, मॉलिक्यूल्स को कहां ला रहे हो, एक दूसरे के पास पास, पास पास ला रहे हो, तो उनके बीच में कोलिजन होगा, एक दूसरे के साथ में टकराएंगे। टकराएंगे तो टकराने पर क्या होगा कि थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, मतलब उनके टकराने पर क्या होता है कि टकराएंगे तो वाइब्रेशन होगा, उनके एटम इलेक्ट्रॉन सब हिल जाएंगे, हिलेंगे ही सही ना। अब हिलेंगे तो क्या होगा कि यहां पर ये जो न्यूक्लियस होता है ये वैसे तो सेंटर में होता है, कहां पे होता है, और जब एक दूसरे के साथ में कोलिजन होती है, कोलिजन होने पर क्या होता है, इस न्यूक्लियस की हल्की सी बहुत लाइट शिफ्टिंग हो जाती है किसी एक साइड। तो किसी एक साइड थोड़ी सी शिफ्टिंग होने पर जिस साइड शिफ्ट होता है उस साइड कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और दूसरी साइड कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। तो बहुत ही कम अमाउंट में प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्लस माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं, और इस वजह से ये सबसे वीक अट्रैक्शन होता है, और मेनली किन में मिलता है, गैसेस के अंदर, और वो भी किस वजह से, टकराने की वजह से। रखना ही पड़ेगा। यू नॉर्मली तो कौन सा अट्रैक्शन है, जैसे CO2 है, अपने रूम में CO2 है ना, अब CO2 है तो वहां पे कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर इसको आपको कंप्रेस करना है तब ये एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, तब कोलिजन होगा। लिख लिया। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का अट्रैक्शन होगा तीनों में से। अच्छा ये नहीं बताना है डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, उनके वो दूसरे वाले नाम बताने हैं, कीजोम डी बाई वगैरह, ठीक है। इन सब में बताना है पोलर और नॉन पोलर फाइंड आउट करके कि किस टाइप के अट्रैक्शन होंगे। हो गया। दुर्गेश, इससे बातें कर रहा है तू, जबकि उसने एक बार चुप भी करवा दिया तेरे को।
डन। चलो चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले में डी बाई एच बी आर तो पोलर होगा और हीलियम नॉन पोलर होगा क्योंकि देखने पर कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। पोलर और नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन बनेगा डी बाई राइट। ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था एज इट इज इसी टाइप का। ठीक है अभी देख लेंगे उसको भी। C6H6 C6 बेंजीन और बेंजीन। बेंजीन पोलर या नॉन पोलर है? पोलर कब से होने लग गया बेंजीन? नॉन पोलर बताया था ना यार, पढ़ाता हूं मैं यार। तो बेंजीन नॉन पोलर होगा, दूसरा बेंजीन भी नॉन पोलर होगा। और ये बात तो तुम्हें हमेशा याद रखनी पड़ेगी H2 और बेंजीन के लिए तो याद रखनी पड़ेगी कि H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, और बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये दो एग्जाम्पल तो हमेशा दिमाग में फिट होने चाहिए। तो नॉन पोलर तो कौन सा? LDF राइट। यहां पर C6H6 लिखा हुआ है, ये तो हो गया नॉन पोलर, और H2O और नॉन पोलर और पोलर के बीच में तो यहां पर हो गया डी बाई। H2O कैसा? पोलर, और PCl3 और पोलर के बीच में कीजोम फोर्स। PCl3 पोलर, PCl5 नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर मतलब डी बाई राइट। और SO2 पोलर, SO3 नॉन पोलर, और नॉन पोलर के बीच में डी बाई। तो देखो चीजें क्या है कि सारी काम में आती है। डाइपोल मोमेंट भी काम आ गया, तो पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए, तो पढ़ते रहा करो हमेशा। चलो कर सकते हैं आइडेंटिफाई। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 37 देखना। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर कौन सा? 104 105 होगा। 103 क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 37। क्या है आंसर? फोर्थ आ गया। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पूछा है, तो एक पोलर और दूसरा क्लियर है। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब, और इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। डाउट है क्या किसी को? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो तीनों फोर्स पढ़े हमने, अगर इन तीनों फोर्सेस के अंदर स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे बनाएंगे? इधर देखना ध्यान से। जैसे यहां पे मैंने लिखा HCl और HCl, ये HCl भी पोलर है, यानी इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस राइट। तो यहां पर जो अट्रैक्शन होगा इसका नाम क्या होगा? कीजोम। सेकंड वाला मैंने लिखा जैसे कि एक तो है HCl और दूसरा है Cl2 राइट, यहां पर होगा डी बाई। और थर्ड मैंने जैसे लिखा Cl2 और दूसरा भी है Cl2, यहां पर होगा LDF। अब कंपैरिजन बहुत इजी है। इजी कैसे है कि सिंपल सी बात होती है कि जहां पर प्लस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वहां पर अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लस माइनस चार्ज जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सल फिनोमेना है कि जैसे ही अपोजिट चार्ज एक दूसरे को देखते हैं फटाफट से अट्रैक्ट हो जाएंगे।
आप जैसे मान लो कि एक तो है Na प्लस और दूसरा है Cl माइनस, और एक है Mg+2 और दूसरा है Cl माइनस। आपसे पूछा जाए कि अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि जहां पर प्लस माइनस चार्ज ज्यादा होंगे वहां पर अट्रैक्शन भी, जहां पे करंट ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, तो चार्ज कहां पर ज्यादा है? Mg+2 में। और Mg+2 में चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी। तो अगर इन तीनों में आप कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर है, सबसे ज्यादा करंट कहां पर है, और कीजोम में चार्ज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन भी। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा कीजोम में। उसके बाद यहाँ पर इस पे तो चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, यहाँ पर दोनों पर ही चार्ज नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज है कीजोम में, देन डी बाई में, और लास्ट में एलडीएफ में। ठीक है, तो ये लिखो, फिर इसके नीचे में पॉइंट लिखाता हूं। लिखो, लिखो। सही बात है, उधर क्या ध्यान देते हैं उसकी तरफ, इधर बोर्ड पे ध्यान दिया करता। चलो लिखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, if magnitude of charge increases, if magnitude of charge increases, then strength of bond, then strength of bond increases, then strength of bond increases। ठीक है, चलो ये तो हुआ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाले वीक फोर्स पे आते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है ना, दोनों वीक ही होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्डर वॉल से स्ट्रांग होता है। क्यों होता है उसके बारे में सब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नॉर्मली कहां देखने को मिलती है? ये जो पानी है, पानी, ठीक है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर आपसे पूछा जाए पानी लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे तुमने गोला खाया होगा, बर्फ का गोला, तो बर्फ के गोले में क्या होता है कि तुमने जैसे बाहर खाया हो, तो बाहर खाया हो तो वो क्या है कि लकड़ी की डंडी के अंदर लगाता है, प्लास्टिक की डंडी में नहीं लगाता।
ठीक है, घर पे अगर अपने पास जैसे कभी बनाया हो तो घर पे लकड़ी की डंडी नहीं रहती तो अपन ऐसे चम्मच कटोरी से ही खा लेते हैं। लेकिन वो जो गोला होता है वो लकड़ी की डंडी के साथ ही चिपकता है, क्यों? वाह यार, मजा ही आ गया। क्योंकि क्या होता है कि जैसे प्लास्टिक के साथ में या स्टील की किसी डंडी के साथ में अगर उसको लगाने की कोशिश की तो क्या फिसल जाता है, वो फिसल जाता है। तो फिसल जाता है तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है कि जैसे लकड़ी की डंडी के अंदर होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज क्या करता है उस पानी के साथ में, मतलब जो आइस होती है वो भी एक तरीके से क्या होता है, वाटर ही होता है। तो H2 ही होता है, और तो वो उस H2 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद में वो उसके साथ बराबर लगा रहता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बोरिक एसिड होता है। अब बोरिक एसिड जैसे कि नाम से ही क्या पता चल रहा है, एसिड है। एसिड है तो दिमाग में ये बात आती है कि एसिड तो लिक्विड ही रहते हैं। जैसे कोई सा भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जो बोरिक एसिड होता है ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो बेसिकली उसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और भी कई सारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। जैसे एल्कोहल को पानी में डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व हो जाता है प्रॉपर्ली, और एल्कोहल को पानी में डिसोल्व करते हैं बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए एल्कोहल पानी में क्यों डिसोल्व हो जाता है तो उसका भी रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी मैं बताऊंगा कि अगर एल्कोहल को पानी में डिसोल्व करेंगे तो कैसे होगा, सारा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लिखो इसके अंदर। चलो नेक्स्ट टर्न पे लिखना है यार, नया टॉपिक नए दिन से। ये कोवलेंट बॉन्ड का लास्ट टॉपिक है, फिर आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे।